हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे यूजीसी नेट यूनिट 5 के अंतर्गत हिंदी कविता में धूमिल के ऊपर, जो कि हम एक तरीके से दिसंबर 2023 की परीक्षा की शुरुआत भी मान रहे हैं और आज से हम लगातार यूजीसी नेट हिंदी की तैयारी को ध्यान में रखते हुए हर इकाई पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे और नए पैटर्न के हिसाब से हम पढ़ाई करेंगे। तो इसी क्रम में धूमिल पर हम चर्चा करें तो इनकी 4 कविताएं पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं, जिनके नाम हैं नक्सलबाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन, रोटी और संसद। तो मेरे मन में आया कि इन कविताओं से पहले हमें ये देखना चाहिए कि आखिरकार कवि धूमिल किस तरीके के कवि थे और इनके संदर्भ में जो हिंदी के खासतौर से आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख आलोचक रहे हैं, उनके क्या मंतव्य रहे हैं धूमिल को लेकर, उनके क्या विचार रहे हैं, उनको देखना चाहिए। क्योंकि अगर परीक्षा में पाठ से आधारित सवाल आएगा तो भी आप कर सकें और प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, खासतौर से धूमिल की कविताओं की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए सवाल आए तो भी आप आराम से पकड़ सकें कि ये कथन या फिर जो भी प्रवृत्ति के आधार पर सवाल पूछे गए हैं वो किस कवि के संदर्भ में है। तो हमने 2 महत्वपूर्ण आलोचकों को शामिल किया है, जिसमें पहले आलोचक हैं डॉक्टर बच्चन सिंह और इनकी 2 किताबों का हमने जिक्र किया है, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास और एक जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। इन दोनों किताबों की चर्चा हमने हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किस ग्रंथ को पढ़ा जाए उसमें किया था और आपको उसका पेपर फ्लैप भी दिखाया था कि इस तरीके की ये किताब आप देख सकते हैं। दूसरे जो महत्वपूर्ण आलोचक हैं उनका नाम है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी, जैसा कि आप जानते हैं कि इन्होंने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास नाम से पुस्तक लिखा है, तो उसमें इन्होंने धूमिल का मूल्यांकन किया है। तो इन दोनों महत्वपूर्ण इतिहासकारों और आलोचकों के मद्देनजर हम धूमिल को देखने का प्रयास करेंगे और यह भी परिचय प्राप्त करेंगे कि धूमिल आखिरकार किस तरीके की रचनाएं लिखते थे, उनकी रचनाओं का विषय वस्तु क्या रहता था। तो चलते हैं, सीधे बात करते हैं इन किताबों के आधार पर। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हमने जिस पहली किताब का जिक्र किया उसका नाम है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, बच्चन सिंह। तो हो सकता है कि परीक्षा में अगर इस किताब का नाम पूछ लिया जाए कि इसके इतिहासकार कौन है या लेखक कौन है, तुरंत आप बता देंगे कि बच्चन सिंह ने आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखा है। हालांकि इस नाम से अन्य इतिहासकारों ने भी लिखा है, लेकिन यहाँ पर बच्चन सिंह को ध्यान में रखिए। जब इस किताब को आप पढ़ेंगे तो इसमें पेज नंबर 299 से लेकर 301 के बीच में कवि धूमिल पर बच्चन सिंह ने विचार किया है। इस किताब में वे लिखते हैं धूमिल की चर्चा करते हुए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि धूमिल, जिनका जन्म 1936 में और निधन 1975 में हुआ था, और अगर आप इसको गणना करें तो धूमिल की उम्र बहुत ज़्यादा लंबी नहीं थी। 39 साल में ही उन्होंने जो कुछ करना था किया और आज इनको हमें यूजीसी नेट के सिलेबस में पढ़ने का मौका मिल रहा है, यानी कि इनकी कविताओं में कुछ दम रहा होगा और अलग ढंग की कविताएं ये लिखते रहे होंगे। धूमिल से जो प्रायः सवाल पूछा जाता है वो पहले ही वाक्य में बच्चन सिंह ने लिखा है कि धूमिल का असली नाम सुदामा पांडे और उपनाम धूमिल है। तो प्रायः सवाल पूछ लिया जाता है कि धूमिल का पूरा नाम क्या है। हालांकि इस तरीके के सवाल अब यूजीसी नेट में थोड़ा कम पूछे जा रहे हैं, लेकिन जो विद्यार्थी प्रवक्ता संबंधी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए ये सवाल महत्वपूर्ण है। अब धूमिल आप देखेंगे कि कितना पढ़े लिखे थे। हाई स्कूल की मामूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे कभी लोहा ढोने वाले मजदूरों के साथ काम करते रहे तो कभी व्यावसायिक फर्म में। और अगर आप धूमिल की कविताओं को पढ़ेंगे तो उनकी कविताओं में ज़्यादातर मजदूरों की चर्चा की जाती है और व्यावसायिक फर्म इत्यादि में जो काम करने वाले व्यक्ति हैं उनकी चर्चा लगातार धूमिल करते रहते हैं, क्योंकि कारण है कि हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो इन्हीं लोगों के बीच में रहा करते थे। अंत में वे आईटीआई वाराणसी में नौकरी कर लिए। तो इसका मतलब है कि धूमिल नौकरी भी किए थे और आईटीआई में किए थे। बच्चन सिंह लिखते हैं कि इन सारे अनुभवों में उन्हें हत्यारे का आतंक बराबर भयभीत करता रहा
वाराणसी के पास उनके गांव में भी वे हत्यारे मौजूद थे। वे कहाँ नहीं है। उनकी कविता हत्यारों के खिलाफ एक लड़ाई है। मान लीजिए जिस चीज को मैंने हाईलाइट किया हुआ है, उनकी कविता हत्यारों के खिलाफ एक लड़ाई है, किसका कथन है और इस किस कवि के बारे में ये बात कही गई है, तो तुरंत आप समझ जाएंगे कि धूमिल के बारे में बच्चन सिंह ने इस बात को कहा है। तो जो भी विद्यार्थी इस वीडियो लेक्चर को देख रहे होंगे, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे होंगे, अब धीरे धीरे धूमिल से परिचित होते जा रहे होंगे और उनके बारे में बच्चन सिंह का क्या मानना है उससे भी परिचय प्राप्त कर रहे होंगे। हालांकि दो किताबों की हमने चर्चा की, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। तो आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास थोड़ा पहले लिखा गया, सन 1994 का जो भी हमारे पास संशोधित पुस्तक रूप है 1994 का है, और जबकि आप हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पढ़ेंगे तो वो 1996 का है। तो यानी ये 2 साल पहले किताब लिखी गई है। तो इसमें 2 काव्य संग्रहों की ही चर्चा की गई है। बच्चन सिंह लिखते हैं कि उनके दोनों काव्य संग्रहों संसद से सड़क तक और कल सुनना मुझे 1977 में हत्यारों को अनेक रूप रंगों में देखा जा सकता है। यानी कि सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि धूमिल के काव्य संग्रह कौन कौन है। सन 1972 ईस्वी में उन्होंने संसद से सड़क तक नाम से एक काव्य संग्रह निकाला, और दूसरा जो काव्य संग्रह इनका है कल सुनना मुझे 1977 में ये काव्य संग्रह निकला। और इन दोनों काव्य संग्रहों को आप देखेंगे तो इसमें हत्यारों को अनेक रूप रंगों में दिखाने का प्रयास किया गया है। आगे हम और देखेंगे इनके और काव्य संग्रह हैं, लेकिन अभी इन 2 काव्य संग्रहों को बिल्कुल आप ध्यान में रखिए, प्रकाशन वर्ष के साथ साथ और इनके नाम के साथ। बच्चन सिंह लिखते हैं कि अपने दूसरे संग्रह की भूमिका भाषा की रात में उसने लिखा है। अब देखिए यहाँ पर जब मैं आप सभी के लिए ये लेक्चर तैयार कर रहा था और पढ़ रहा था, क्योंकि मैंने एक वीडियो में आप सभी को बताया कि इस बार हम भी कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे, आप सभी को कुछ नया देने का प्रयास करेंगे, जिससे कि कठिन होती जा रही यूजीसी नेट की परीक्षा आपको आसान लगने लगे। तो जब मैं इसको पढ़ रहा था तो इस वाक्य को देखा कि अपने दूसरे संग्रह की भूमिका भाषा की रात में उसने लिखा है। ये उसने शब्द आया हुआ है धूमिल के लिए। धूमिल अपनी कविताओं की भूमिका इत्यादि भी लिखते रहे हैं, और खास तौर से कविता को बार बार परिभाषित करने की कोशिश उन्होंने की है। और कई अगर पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को आप देखेंगे तो इसमें धूमिल के कथन भी पूछे जाते रहे। तो उसने शब्द लिखा है, यानी कि बच्चन सिंह और धूमिल लगभग ये समकालीन रहे हैं। ये भले इतिहास और आलोचना के क्षेत्र में काम किए और वो कवि रहे, इसलिए मित्रवत यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि भाषा की रात में उसने लिखा है। अब धूमिल क्या लिखते हैं, इस कथन को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। युवा लेखन के लिए राजनीतिक समझदारी जरूरी है। युवा लेखन के लिए राजनीतिक समझदारी जरूरी है। बिना इस राजनीतिक समझदारी के आज का लेखन संभव नहीं है। ये उस जमाने में लिखी जा रही है बात 1970, 75, 77 के आसपास में। यानी कि मानना था धूमिल का कि अगर कोई युवा लेखन कर रहा है तो उसे राजनीतिक समझदारी जरूरी है। बिना इस राजनीतिक समझदारी के आज का लेखन संभव नहीं है। जब आप धूमिल की कविताओं को पढ़ेंगे तो शीर्षक देखेंगे, जनतंत्र शब्द इसमें लगा रहेगा, संसद से सड़क तक संसद शब्द बार बार आएगा। तो कहीं न कहीं ये जो कोटेशन है उन कविताओं के शीर्षकों की तरफ भी संकेत कर रहा है। आगे धूमिल लिखते हैं, क्या बराबरी का दर्जा और आत्महीनता से मुक्ति का रास्ता एक नहीं है? यह कहाँ से आता है? आर्थिक मुक्ति से। और इसी को सब टुकड़खोर और हरामखोर शब्दों के कुहासे से ढकने की व्यर्थ कोशिश करते रहे। ऐसे में टुकड़खोर भाषाई गुलाम फिर बहकावे में एकजुट हो रहे हैं और अपने भड़वे अंदाज में भटक रहे हैं। ये कथन है धूमिल का, जिससे कि इनकी आक्रामकता को आप समझ रहे होंगे। इनको समकालीन हिंदी कविता, खास तौर से अकविता के क्षेत्र में इनका संबंध अगर देखा जाए कविता की कालखंड की दृष्टिकोण से, तो अकविता के दौर के कवि माने जाते हैं। यानी कि नई कविता के बाद जो आंदोलन चला अकविता, उसी के समय धूमिल लिख रहे थे, और इनको यंग एंग्री मैन के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर कथन से भी आपको पता चल गया होगा कुछ शब्दों का जो उन्होंने प्रयोग किया है। आगे बच्चन सिंह लिखते हैं कि साठोत्तरी कवियों के बारे में उसका विश्वास है, यानी धूमिल का विश्वास है कि वे शब्दों को खोल कर रखते हैं,
लेकिन खेद है कि कवि पुनः शब्दों को गोल करने लगे। इस राजनीतिक समझदारी के अतिरिक्त धूमिल को अकवितावादी सिद्धोनाथों की युगनद्ध मुद्रा से कविता को मुक्त करना था। यहाँ पर आप देख रहे हैं सीधे सीधे बात कही जा रही कि एक तरफ तो धूमिल की कोशिश थी कि जो भी युवा कवि है, लेखक है, उसे राजनीतिक समझदारी होनी चाहिए। दूसरा प्रयास था धूमिल का कि सिद्धोनाथों की युगनद्ध मुद्रा से कविता को मुक्त करना। दो इनका मुख्य उद्देश्य रहा। कविता के इस अभियान में तांत्रिक आकर्षणों और शव साधनाओं से सर्वथा असंपृक्त रहना संभव नहीं था। एक कविता धूमिल ने लिखा है और अपने समकालीन कवि के लिए ही लिखा है, जिसका नाम है राजकमल चौधरी के लिए। ये जब लेक्चर में तैयार कर रहा था तो इस कविता का बार बार तीनों इतिहासकार, खासतौर से मैं दो इतिहासकारों की चर्चा कर रहा था, बच्चन सिंह और रामस्वरूप चतुर्वेदी, दोनों ने इस कविता का उल्लेख किया है। तो सवाल पूछा जा सकता है कि राजकमल चौधरी के लिए नाम से कविता किसने लिखी है? तो तुरंत आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि धूमिल ने अपने समकालीन कवि राजकमल चौधरी के लिए लिखा है। राजकमल चौधरी की रचनाओं को भी आप एक बार जरूर ध्यान में रखिएगा। ये कविता एक लंबी कविता के तौर पर है, जिसमें राजकमल चौधरी का निधन हो गया है और इसके बारे में पूरा उन्होंने लिखा हुआ। कविता में यदा कदा उसके बाहर भी शव साधकों को मंत्रपाठ सुनाई पड़ता है, पर इसी कविता में वह शव का मुंह शिव की ओर घुमा देता है, शिव के रुद्र रूप की ओर। सच पूछा जाए तो उसकी अवधारणा एक सही कविता पहले एक सार्थक वक्तव्य होती है। ये जो हमने पंक्ति बोली है और इसको हाईलाइट किया हुआ है ताकि आप इसको ध्यान में रखें। पूछा जा सकता है कि ये किसका कथन है? एक सही कविता पहले एक सार्थक वक्तव्य होती है। तो देखिए, ऑप्शन में धूमिल हो सकता है, मुक्तिबोध हो सकता है, ठीक है, राजकमल चौधरी भी हो सकता है, अज्ञेय हो सकता है। तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि एक सही कविता पहले एक सार्थक वक्तव्य होती है। किसका कथन है? ये धूमिल का है। इसको आप ध्यान में रखिए। बच्चन सिंह ने धूमिल की कविताओं का मूल्यांकन करते हुए एक शब्द का प्रयोग किया है, बीट पीढ़ी। अब बीट पीढ़ी जो है एक अमेरिकी सिद्धांत के संदर्भ में यहाँ पर प्रयोग किया गया है और जिसमें कि सन 1945 यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका में कुछ लेखक कवि थे जो कि अपने सांस्कृतिक चेतना के स्थान पर धक्का मार शैली का प्रयोग कर रहे थे, जिसकी बात मैं अभी नीचे करूंगा। इससे को मैंने स्टार इसीलिए लगाया हुआ है कि इसका अर्थ बाद में मैं आपको बताऊंगा। तो कहीं न कहीं धूमिल की कविताओं को इस आंदोलन से भी जोड़कर देखा गया। बीट पीढ़ी की गला जद से उसे मुक्त करने में मदद करती है। उसे कविताओं की चिंता है, यानी धूमिल को कविताओं की चिंता है। इसीलिए धूमिल की आप कविताओं को पढ़ेंगे ना तो बार बार वो कविता की भाषा, कविता के बारे में बातचीत करते हैं, जो कि आप काव्य शास्त्र में देखे होंगे या फिर कविता क्या है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों को देखे होंगे। लेकिन धूमिल अपनी कविताओं के माध्यम से जहां राजनीतिक समझदारी की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ कविता को लेकर भी वो चिंतित है। लिखते हैं कि मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। पूछा जा सकता है कि ये किसका कथन है? मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। यानी कि आप देख रहे हैं कि धूमिल का जो समय है 1972 1977 के आसपास में कविताएं लिख रहे हैं, जबकि भारत आजाद हो चुका है। इनकी एक कविता आप लोगों को पढ़ना था 20 साल के बाद, यानी स्वतंत्रता के 20 साल के बाद भारत की क्या स्थिति रही है, उसके बारे में उन्होंने पूरी कविता में लिखा हुआ है। इसीलिए यहाँ पर कोटेशन आप देख रहे हैं कि मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। यानी कि जो आज़ादी के बाद प्रजातंत्र स्थापित हुआ, जिसको कहा जाता है कि लोकतंत्र की स्थापना हुई और लोगों को लगा कि अपनी सत्ता आई है तो हमें अपने अधिकारों के प्रति जो भी हमारी चिंताएं हैं उसका समाधान होगा, लेकिन फिर भी कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं दिख रहा है कवि की दृष्टिकोण से। तो उन्होंने कहा कि दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। कविता की पंक्तियों को जरूर ध्यान में रखिए क्योंकि बदलते हुए पैटर्न में इस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं। आगे है कि इसीलिए उसका अधिक जोर इस बदलाव पर है, यानी कि धूमिल का जोर बदलाव पर है। और लिखते हैं कि अपने यहाँ संसद तेली की वह घानी है जिसमें आधा तेल है और आधा पानी है।
ये जो कथन आप देख रहे हैं ये खूब परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो ये सवाल पूछ लिया जाता है कि किसका कथन है। अपने यहाँ संसद तेली की वह घानी है जिसमें आधा तेल है और आधा पानी है। तो तुरंत ये पंक्ति अब आपके दिमाग में आ गई होगी कि धूमिल ने इसको लिखा है, हमने इसको पढ़ा है। इसके अतिरिक्त चुनाव की पद्धति में वह एक जगह खड़ा कर दिया गया है कि अचानक उसकी चीख निकल पड़ती है, हत्यारा हत्यारा हत्यारा। किंतु इसका समाधान ढूंढते हुए वह कहता है, सुनो तुम चाहे जिसे चुनो मगर इसे नहीं, इसे बदलो। ये पंक्ति आप ध्यान में रख रहे हैं इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। धूमिल की पंक्ति है कि सुनो तुम चाहे जिसे चुनो मगर इसे नहीं, इसे बदलो। बदलाव, राजनीतिक बदलाव की बार बार ये कोशिश करते रहे। अच्छा, ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब ये लोग कविताएं लिख रहे थे तो उस समय भारत में किसकी सरकार थी या फिर किसका शासन था। तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि कांग्रेस का है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक जो राजनीतिक इनकी चेतना रही है वो भी इनकी कविताओं में बार बार देखने को मिलती है। लिखते हैं कि पर क्या भरोसा कि दूसरा भेड़िए का भाई नहीं निकलेगा, इस बदलाव को भी देश भोग चुका है। जहां ये बदलाव की बात करते हैं लेकिन चिंतित भी होते हैं कि क्या गारंटी है कि अगर बदलाव होगा तो वो सार्थक दिशा में ही चलेगा। हो सकता है कि जिस वजह से हमने बदलाव किया है उसका भाई दोबारा सत्ता में आ जाए, मतलब कि उसी प्रकार का ही शासन किया जाए। और वर्तमान समय में आप देखेंगे हर समय में कि जब भी सत्ताएं बदलती हैं तो एक दूसरे पर आरोप करते हुए अपनी जो भी कामकाज की शैली है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो बदलाव सकारात्मक रूप में होने के लिए यहाँ पर कवि केवल उम्मीद कर सकता है, आशा ही किया हुआ है। आगे वे कहते हैं कि इसे देखते हुए, यानी ये बच्चन सिंह का है, कि इसे देखते हुए प्राय लोग धूमिल पर अराजकतावादी होने का आरोप करने लगते हैं। यानी कि धूमिल की कविताओं को जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि जिन चीजों पर ये बात कर रहे हैं उससे शांति नहीं फैलेगी बल्कि अराजकता फैल सकती है। ठीक है, आरोप लगाया जाता है इनके ऊपर। तो एक एक चीज आरोप को तो जरूर ध्यान में रखिए। ठीक वैसे ही जैसे छायावाद पर पलायनवाद का आरोप लगता है तो सवाल पूछ लिया जाता है कि किस काल को हम पलायनवादी काल भी कहते हैं। उसी तरीके से आप ध्यान में रखिए कि धूमिल को अराजकतावादी भी कहा जाता है। फिर बच्चन सिंह लिखते हैं कि पर सारी कविताओं को दृष्टि में रखने से जाहिर है कि वह बाएं हाथ का समर्थन करता है। बाएं हाथ का समर्थन करता है मतलब वाम दल, मार्क्सवादी जो विचारधारा है उसके तरफ उनका थोड़ा झुकाव है। बाएं हाथ का यहाँ पर देखिए आलोचक भी धीरे धीरे कवि की तरह ही अपनी बातों को कर रहे हैं और इसी तरीके के चमत्कृत कर देने वाले कथन प्राय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और लिखते हैं इसी को वह मुनासिब कार्रवाई के अंतर्गत भाषा में आदमी होने की तमीज है कहता है। ये भी कथन कई बार पूछा जाता है कि भाषा में आदमी होने की तमीज है, किसका कथन है। तो आप ध्यान में रखिए कि ये धूमिल का है। आगे बच्चन सिंह लिखते हैं कि दूसरे संग्रह में भी वह प्रजातंत्र के विरुद्ध, ये देखिए प्रजातंत्र के विरुद्ध नाम से कविता धूमिल ने लिखी है और यहाँ पर लिख रहे हैं बच्चन सिंह कि दूसरे संग्रह में भी वह प्रजातंत्र के विरुद्ध है। इसमें भी किस्सा जनतंत्र है, रोटी और संसद, ये दो कविताओं के शीर्षक हैं। तो इनको ध्यान में रखिए क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि इनकी कविताओं में बार बार जनतंत्र, संसद इत्यादि की चर्चा होती रही। इसी में कविता श्री काकुलम भी है। एक कविता इन्होंने लिखा श्री काकुलम। तो मान लीजिए सवाल पूछ लिया जाता है किसकी कविता है तो आप लोग तुरंत बता देंगे। आगे बच्चन सिंह लिखते हैं कि इसे लगता है अभी भी उसे प्रजातंत्र के विकल्प की तलाश है। और इस प्रजातंत्र के विकल्प की तलाश वाली पंक्ति आपने ऊपर पढ़ा है। पर इस संग्रह में पहले संग्रह का आवेग और तेवर नहीं है। यानी कि जो इनका पहला काव्य संग्रह था संसद से सड़क तक, उसमें जो तीव्रता है, आवेग है, तेवर है, वो दूसरे काव्य संग्रह में आकर थोड़ा सा कमजोर होता है। लेकिन लिखते हैं कि वस्तु के बदलाव के साथ धूमिल ने कविता को नई भाषा और नए मुहावरे दिए हैं। पूछा जा सकता है कि किसका कथन है। वस्तु के बदलाव के साथ धूमिल ने कविता को नई भाषा और नए मुहावरे दिए हैं। बच्चन सिंह का, जो विपक्ष का पक्ष प्रस्तुत करने में पूर्णतः समर्थ है, क्योंकि बनिया की भाषा तो सहमत की भाषा है। आप अगर पढ़ेंगे आगे जो पाठ्यक्रम में कविताएं लगी हुई हैं उसमें एक आध जगह जिक्र इसका आएगा।
बनिया शब्द का प्रयोग कई जगहों पर धूमिल ने किया है। और एक जगह उन्होंने लिखा कि क्योंकि बनिया की भाषा तो सहमत की भाषा है। अब इसकी व्याख्या हम अलग कविता पढ़ाते समय करेंगे। लिखते हैं कि बनिया भाषा के निषेध के साथ लोरियों की गंधवती भाषा भी उसे ग्राह्य नहीं है, और न रोमान की हरी भरी शब्दावली। कविता है, लहलहाती हुई फसलें, बहती हुई नदी, उड़ती हुई चिड़िया, यह सब सिर्फ तुम्हें गूंगा करने की चाल है। आप देख रहे हैं यहाँ पर धूमिल की ये जो काव्य पंक्तियां हैं, कहीं न कहीं नए काव्य भाषा और नए मुहावरे की तरफ संकेत कर रही हैं। ये उस तरीके की पंक्तियां नहीं है जैसे कि छायावादी कवियों की पंक्तियां रही हैं। लोरियों की गंधवती भाषा का प्रयोग देखिए यहाँ पर किया गया है, उस तरीके से नहीं है, बल्कि धूमिल की भाषा में सचेतता है, बदलाव का उपक्रम है और कर्म की प्रेरणा है। ये कथन पूछा जा सकता है कि किसका है। धूमिल की भाषा में, इंपॉर्टेंट करके इसको नोट कर लीजिए, धूमिल की भाषा में सचेतता है, बदलाव का उपक्रम है और कर्म की प्रेरणा है। ये तीन चीजों की बात यहाँ पर कही जा रही है। ये विकल्प के रूप में भी तीनों आ सकते हैं कि धूमिल की भाषा के संदर्भ में क्या नहीं सही है। तो उसमें भाषा में सचेतता, बदलाव का उपक्रम और कर्म की प्रेरणा, तीन ऑप्शन हो जाएंगे और एक ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस कथन को ध्यान में रखिए कि ये बच्चन सिंह का कथन हो गया। और लिखते हैं कि इसीलिए वह शब्दों का चुनाव अपने गांव के खेत खलिहानों के सख्त चेहरों, तनी हुई मुट्ठियों, छोटी जातियों के घुटते हुए जीवन, राजनीतिक विसंगतियों, फुटपाथों, मोचियों भंगियों का चुनता है। यानी जब पढ़ेंगे धूमिल की कविताओं को तो उसमें खेत खलिहानों के सख्त चेहरों की बात आएगी, तनी हुई मुट्ठियों। आप देखते होंगे कुछ जो मार्क्सवादी पार्टीज होती हैं या फिर छात्र संगठन होते हैं, उनका इस तरीके से निशान होता है, तनी हुई मुट्ठियां। ठीक है, या फिर जब कोई आंदोलन करता है तो इस तरीके से मुट्ठियों, ये मुट्ठी जो है सांकेतिक रूप में, ऐसे ही नहीं है। छोटी जातियों के घुटते हुए जीवन, राजनीतिक विसंगतियों, फुटपाथों, मोचियों भंगियों का चुनता है। ध्यान में रखना पड़ेगा कि धूमिल का पूरा नाम सुदामा पांडे है, लेकिन उनकी कविता को जब आप पढ़ेंगे तो वो एक बहुत ही आक्रामक और प्रगतिशील मार्क्सवादी कवि आपको नजर आएंगे। खासतौर से जब ये लिख रहे थे धूमिल, तो उस समय जनवादी कविताएं ज्यादातर लिखी जा रही थी, जो कि बदलती हुई प्रगतिवादी कविताओं से मिलती जुलती ही एक नया आंदोलन था, जनवादी आंदोलन। उसी के समय ये कविताएं लिख रहे थे। बच्चन सिंह लिखते हैं कि उसके शब्दों के चुनाव में विरुद्धों का सामंजस्य नहीं, संतुलन मिलता है। ये देखिए शब्द लिया गया है सीधे सीधे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से। इसीलिए मैंने आप सभी को कहा कि सबसे पहले अगर कोई इतिहास ग्रंथ पढ़ना है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़ना है, क्योंकि बार बार उनकी शब्दावली और उनके जो भी स्थापनाएं रही वो आगे के आने वाले इतिहासकारों ने उसको अपनाया हुआ है। देखिए कैसे बच्चन सिंह लिख रहे हैं कि उसके शब्दों के चुनाव में, यानी कि धूमिल के शब्दों के चुनाव में विरुद्धों का सामंजस्य नहीं, संतुलन मिलता है। देखिए सामंजस्य एक अलग बात होती है और संतुलन एक अलग बात होती है। ठीक है, जैसे रामनामी और रंडियों की दलाली, मैकमोहन रेखा और शव, क्रांति और असंग लोग आदि। तो सामंजस्य नहीं है बल्कि क्या है, संतुलन है। ये एक तरफ राम नामी लोग हैं, दूसरे तरफ खास देखिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, उसकी दलाली करने वाले मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा आप जैसा कि जानते हैं कि भारत और चीन को अलग करने वाली रेखा, मैकमोहन रेखा। ठीक है, और शव, क्रांति और असंग लोग आदि। दोनों जितने भी यहाँ पर शब्दों का प्रयोग किया है, ये शब्द एक दूसरे से थोड़ा सा विरोधाभासी आपको लगेंगे, लेकिन इसमें सामंजस्य नहीं बल्कि संतुलन स्थापित करने की कोशिश की गई है। बच्चन सिंह धूमिल की कविताओं का मूल्यांकन करते हुए लिखते हैं कि बिंबों का उपस्थापन भी इसी आधार पर किया है। एक अनाघ्रात बिंब का उदाहरण लीजिए। एक उदाहरण यहाँ पर है, कमरे के अपने एकांत में जूते से निकाले गए 5 सा महकता हूं। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे अगर ये पंक्ति पूछ ली जाएगी कि किसकी है तो बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर विकल्प में मुक्तिबोध रहता है तो आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे कि कहीं ये मुक्तिबोध की पंक्ति तो नहीं है, क्योंकि मुक्तिबोध हो गए, धूमिल हो गए और निराला, इन सभी की जो शैली है लगभग समान है। ठीक है, तो कमरे के अपने एकांत में जूते से निकाले गए 5 सा महकता। अब देखते होंगे कई बार जो जुराब होता है
जूता अगर गंदा होता है निकालते हैं आप तो अजीब बदबू होती है। इस चीज का आपने महसूस भी किया होगा। ज्यादा नहीं महसूस किया होगा तो कभी ट्रेन इत्यादि में यात्रा किए होंगे तो एक दो उदाहरण आपको इस तरीके से मिल जाते हैं। आगे है कि यह अनाघ्रातता शब्दों को नाम देने में भी दिखाई पड़ती है। यहाँ पर देखिए एक कोटेशन दिया गया है जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। भूख से रिरियाती हुई फैली हथेली का नाम गया है और भूख में तनी हुई मुट्ठी का नाम नक्सलबाड़ी। एक कविता आपको पढ़ना है, नक्सलबाड़ी यूजीसी नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए भूख से रिरियाती, रिरियाती शब्द को आप ध्यान में रखना है। भूख से रिरियाती हुई फैली हथेली का नाम गया है। गया यहाँ पर संज्ञा भी हो सकता है, क्रिया भी हो सकता है। और भूख में तनी हुई मुट्ठी का नाम नक्सलबाड़ी। ये देखिए दो तरीके की पंक्तियां दो तरफ संकेत कर रही हैं। एक तरफ है कि भूख से रिरियाती हुई फैली हथेली का नाम गया है, जो कि शोषितों, दलितों या फिर जो छोटी जाति के लोग हैं जिनका जीवन शोषक शोषित वर्ग के संबंध में पिसता गया है, उसके तरफ संकेत की जा रही है। और दूसरा एक खास आंदोलन की तरफ है कि और भूख में तनी हुई मुट्ठी का नाम नक्सलबाड़ी। नीचे बताया गया कि जो गया शब्द है ये क्रिया के रूप में भी और संज्ञा के रूप में भी है। तो क्रिया किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, भली बात ही आप जब हिंदी व्याकरण का मेरा देखेंगे वीडियो तो वहां पर समझ में आ जाएगा। वैसे आप लोग जानते भी होंगे। तो गया संज्ञा क्रिया होकर और अर्थमान हो जाती है। आंतरिक तुकों और चौंकाने वाले लटकों के बावजूद भाषा कर्म की एक कठोरता सर्वत्र दिखाई पड़ेगी। धूमिल की कविताओं की बात करें तो। और जिस बीट पीढ़ी की हम बात कर रहे थे उसको अब अगर विस्तार से समझना चाहते हैं तो ये मूलतः अमेरिका के एक साहित्यिक आंदोलन का नाम है। लेखकों के एक समूह को जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत अमेरिकी समाज एवं संस्कृति के प्रति अपने भिन्न दृष्टिकोण एवं धक्का मार लेखन शैली से युगांतकारी प्रभाव उत्पन्न करने वाला सिद्ध हुआ। इसे बीट पीढ़ी कहा गया है और इनके द्वारा रचित साहित्य को बीट साहित्य के नाम से जाना जाता है। तो आलोचकों को लगा कि जो अमेरिका का ये साहित्यिक आंदोलन है वो जो धूमिल इत्यादि जो अकविता के कवि हैं वो भी हल्का फुल्का इससे प्रभावित रहे। तो बस जानने के लिए मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई ज्यादा सवाल आएगा। तो अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो डॉक्टर बच्चन सिंह के पहले पुस्तक के आधार पर, पहली जो उनकी किताब है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके आधार पर कर रहे थे। अब इन्हीं की दूसरी चर्चित जो किताब है उसका नाम है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, जिसमें कि 451 से लेकर 452 देखा जाए तो मात्र एक पेज है। यहाँ पर एक पेज में पूरा धूमिल का उन्होंने मूल्यांकन किया है। एक ही व्यक्ति आप देखेंगे कि दो किताबों में किस तरीके से धूमिल को देख रहा है। अभी तक जो हम धूमिल के बारे में पढ़ रहे थे उसमें बच्चन सिंह के जो कोटेशन थे एक दो जगह ही महत्वपूर्ण थे, बाकी तो कुछ पंक्तियां धूमिल की ली गई थी। लेकिन जब दूसरा इतिहास पढ़ेंगे तो इसका पहला ही वाक्य आप देखेंगे कि चमत्कृत कर देने वाला है और परीक्षा में पूछा जा सकता है। यहाँ पर देखिए लिखा गया कि धूमिल का उदय धूमकेतु की तरह होता है जिसमें अग्नि भी है धुआं भी है। धुआं आधुनिकता है और अग्नि प्रगतिशील चेतना है। ये देखिए पूछा जा सकता है कि ये किसका कथन है, तुरंत आप बता देंगे कि बच्चन सिंह का मानना है कि धूमिल का उदय धूमकेतु की तरह होता है। अब धूमकेतु की क्या खास विशेषता होती है, अगर आपने भूगोल इत्यादि थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो वहां से आप कैच कर सकते हैं। और कहा गया कि धूमकेतु में अग्नि भी है और धुआं भी है। जहां धुआं आधुनिकता का प्रतीक है वहीं अग्नि प्रगतिशीलता का प्रतीक है। यानी आप देख रहे हैं कि आधुनिकता और प्रगतिशीलता में भी अंतर है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का। इसीलिए इन दो प्रतीकों का यहाँ पर प्रयोग किया गया। धुआं को आधुनिक माना गया और अग्नि को प्रगतिशील माना गया। आगे है कि धूमिल ऊर्जा, विक्षोभ, आक्रामकता, भाषिक नवोन्मेष देखकर थोड़ी देर के लिए निराला की याद आ जाती है। जैसा कि मैंने बताया कि बार बार धूमिल को मुक्तिबोध, निराला इत्यादि की श्रेणी में रखा जाता है। और बच्चन सिंह लिखते भी हैं कि धूमिल की ऊर्जा, विक्षोभ, आक्रामकता, भाषिक नवोन्मेष आदि को देखकर निराला की याद आ जाती है। तो आपको ध्यान में रखना है। पर धूमिल का एक छोर, ये देखिए कोटेशन हाईलाइट इसलिए मैंने किया हुआ है कि बच्चन सिंह लिखते हैं कि पर धूमिल का एक छोर आधुनिकता से बधा था
तो दूसरा छोर अराजकता से। ऐसे ही कथन प्राय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि किसका कथन है धूमिल के संदर्भ में। तो धीरे धीरे धूमिल की जो भी कविताएं पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं उन पर मैं विस्तार से बात करूं, उसके पहले धूमिल की जो काव्य प्रक्रिया है, रचना प्रक्रिया है, उससे आप परिचित हो रहे होंगे कि आखिरकार धूमिल किस तरीके के कवि थे। उनकी कविताओं को हम यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में क्यों पढ़ें, और अगर पढ़ें तो कैसे उसको समझ जाए। आगे बच्चन सिंह लिखते हैं कि जहां पर इनको बताया गया कि एक तरफ आधुनिकता है और दूसरे तरफ क्या है, अराजकता है, और इन्हीं दो प्रवृत्तियों, लिखते हैं कि ये दोनों प्रवृत्तियां शुरू से ही दिखाई पड़ती हैं और अंत तक इन दोनों ने अपना संग साथ निभाया है। यानी कि धूमिल बहुत ज्यादा अपने अंदर बदलाव नहीं लाए, शुरू से ही जो दोनों प्रवृत्तियां दिखाई पड़ी हर कविता में उनकी दिख जाती हैं। लिखते हैं कि सन 1967 में ही वह एक और आधुनिकतावादी कविता लिख रहे थे, तो दूसरी ओर, यहाँ पर एक और होना चाहिए, सन 1967 में। अब देखेंगे कि जो 1967 का समय रहा है वो एक तरीके से नक्सलवाड़ी आंदोलन के समय का ही ये ईयर है। उसी समय ये आंदोलन उभर रहा था और बाद में तेजी से फैलना शुरू हो गया, और जो भी कम्युनिस्ट पार्टी थी उसका विभाजन भी हुआ था इसी के आसपास में। तो कहीं ना कहीं उस समय का जो दौर था वो धूमिल की कविताओं को प्रभावित करने वाला था और उनकी कविताएं वहीं से निकली हुई हैं। बच्चन सिंह लिखते हैं कि एक और आधुनिकतावादी कविता लिख रहे थे, तो दूसरी ओर वो मोची राम जैसी कविता भी लिखा उन्होंने। तो यहाँ पर देखिए एक कविता मोची राम जो कि आपके पाठ्यक्रम में भी लगी हुई है, उसे हमें पढ़ना है। अब देखिए, जब हम आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे तो वहां पर 2 संग्रहों की चर्चा की गई थी। यहाँ पर बच्चन सिंह ने 3 संग्रहों की बात की है। तो धीरे धीरे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा कि वो तीसरा संग्रह कौन सा है। देखिए पहला संग्रह तो आपने देख लिया, संसद से सड़क 1972, कल सुनना मुझे ये दूसरा हो गया, और सुदामा पांडे का प्रजातन ये तीसरा। ये 3 काव्य संग्रह हैं जो कि आपको धूमिल के लिए ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर भी देखिए रिपीटेशन हो रहा है, और रिपीटेशन आपके लिए सकारात्मक रूप में है। मैं चाहता तो इसको हटा भी सकता था, लेकिन अब आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि धूमिल ने राजकमल चौधरी की मृत्यु पर एक कविता लिखी थी, और उसमें कविता में आधुनिकता की विकृतियां भरी पड़ी हैं। स्त्री के प्रति उनका दृष्टिकोण भी भिन्न नहीं है। तो इस कविता को समय निकालकर आप जरूर पढ़िए, तब मेरी बात समझ में आ जाएगी कि आखिरकार धूमिल ने राजकमल चौधरी के मृत्यु पर कौन सी कविता लिखी थी। ठीक है, मैंने इसको पढ़ा, उसमें लिखा था ना वो किसी का भाई था, ना पति था, ना पिता था, ऐसे करके लंबी कविता है। आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा वक्त लगेगा। फिर वही बात आई कि गांव घर से उठाए हुए मुहावरों तथा बिंबों से भी यह स्पष्ट है जैसे उसने जाना कि हर लड़की तीसरे गर्भपात के बाद धर्मशाला हो जाती है। अभी देखिए ये धूमिल की पंक्तियां हैं, अगर परीक्षा में पूछे जाएंगे तो आप बता देंगे। और स्त्री के प्रति इनका दृष्टिकोण आप देख रहे हैं किस तरीके से। मासिक धर्म में डूबे हुए लत्ते सा लड़खड़ाता दिन। औरतों के प्रति धूमिल के रुख और चौधरी के रुख में कोई अंतर नहीं है। यानी कि राजकमल चौधरी की कविताएं पढ़ेंगे और धूमिल की कविताएं पढ़ेंगे तो स्त्री के संदर्भ में दोनों कवि लगभग समान से प्रतीत होते हैं। बच्चन सिंह लिखते हैं कि जहां तक राजनीति विचारधारा का प्रश्न है वह किसी भी विचारधारा से प्रतिबद्ध नहीं है। यानी धूमिल के बारे में कहा जा रहा है कि अगर विचारधारा, अगर कोई उनको कहे कि ये मार्क्सवादी थे, प्रगतिवादी थे, जनवादी थे, क्या थे, तो ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि वो किसी खास विचारधारा से प्रतिबद्ध नहीं थे। वो जैसा देखते थे उसी हिसाब से, समाज को देखते थे उसी हिसाब से लिखते थे। ठीक है, लेकिन लिखते हैं किंतु युवा लेखन के लिए राजनीतिक समझदारी जरूरी मालूम पड़ती है। देखना यह है कि उनकी राजनीतिक समझदारी क्या है, और इसकी चर्चा हमने पहले किताब में भी की थी। यानी कि आप देख रहे हैं कि एक ही व्यक्ति जब 2 किताबें लिख रहा है और उन दोनों किताबों में थोड़ा बहुत हल्का सा परिवर्तन है, कभी धूमिल ही है, लेकिन थोड़ा बहुत आप देख रहे होंगे कि नया आपको मिल रहा होगा कुछ। लिखते हैं कि भारतीय लोकतंत्र से कवि का मोह भंग हो चुका है, उसे दूसरे लोकतंत्र की तलाश है। ये शब्द अब तो आप लोगों का एकदम से रिवीजन ही हो रहा होगा। और क्या है कि यह जनतंत्र जिसकी रोज सैकड़ों बार हत्या होती है और हर बार वह भेड़ियों की जुबान पर जिंदा है। ये पंक्ति देखिए, यहाँ पर इन पंक्तियों को ध्यान में रखिए कि ये धूमिल की पंक्तियां हैं। क्यों बार बार वो दूसरे लोकतंत्र की तलाश में? क्योंकि उनका क्या हो गया,
मोह भंग हो गया है। लिखते हैं कि यह जनतंत्र जिसकी रोज सैकड़ों बार हत्या होती है और हर बार वह भेड़ियों की जुबान पर जिंदा है। जनतंत्र जल रहा है, उसका नक्शा ट्रैफिक पुलिस के चेहरे पर अक्स है। सुरक्षा का सवाल व्यर्थ हो गया है, क्योंकि और वह सुरक्षित नहीं नहीं है जिसका नाम हत्यारों की सूची में नहीं है। अगर आप हत्यारे हैं तो आप सेफ हैं, सुरक्षित हैं। अगर नहीं है तो आप मारे जा सकते हैं। क्योंकि शुरुआत में ही हमने बताया कि बार बार इनकी कविताओं में हत्यारों का जिक्र बार बार होता है। और बच्चन सिंह ने तो ये भी बताया कि जहां पर वो रहते थे उनके आसपास में, उनके गांव इत्यादि में हत्यारों का बोलबाला था। संसद के बारे में उसका विचार है, यानी कि धूमिल का विचार है, अपने यहाँ संसद तेली की वह घानी है जिसमें आधा तेल है आधा पानी है। तो ये पंक्ति कहीं ना कहीं आपके लिए एक ही लेक्चर में रिवीजन होगी, और हमने इसमें कोई काट छाट नहीं किया है, ताकि जब मैं दो किताबों की चर्चा कर रहा हूँ तो इसमें काट छाट कर दूंगा तो फिर उस किताब की जो मौलिकता है और प्रामाणिकता है वो खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए मैंने जैसा है वैसा ही आप सभी के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। जहां पर जरूरत पड़ रही है उसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। आगे लिखते हैं कि प्रजातंत्र के विरुद्ध स्वयं एक कविता है। प्रजातंत्र के विरुद्ध एक कविता का नाम है। दूसरे प्रजातंत्र को खोज रहा है, कोई रास्ता नहीं मिलता, वह वामपंथ की संभावनाएं टटोलता है, बाएं हाथ का समर्थन करता है। समर्थन की बात करें तो किसी विचारधारा से प्रतिबद्धता तो नहीं है, लेकिन बाएं हाथ की तरफ उसका झुकाव है, यानी वामपंथी है। एक अन्य स्थान पर कवि कहता है, लोकतंत्र के इस अमानवीय संकट के समय कविता के जरिए मैं भारतीय वामपंथ के चरित्र को भ्रष्ट होने से बचा सकता हूं। कविता के जरिए उसे बचाना एक इच्छित कल्पना है, पर उसकी दृष्टि में वामपंथ का चरित्र भ्रष्ट है। वो बहुत खुश नहीं है वामपंथ के चरित्र से भी। एक कविता उनकी है पतझड़। पतझड़ कविता में वह जनवाद और जनसंघ को एक सूत्र में बांध देता है। जनवादी मुद्रा में शाखों पर चढ़ी नक चढ़ी हवा, शब्द वृद्ध पत्तों पर समकालीनता के जनसंघी नुस्खे लिखती है। ये पंक्तियां किसकी हैं? धूमिल की हैं। ठीक है, देखिए मुक्तिबोध बार बार मेरे मुंह से निकल रहा है क्योंकि मैंने मुक्तिबोध पर रिसर्च किया, तो कई बार निकल जा रहा है उन्हीं का। और पंक्तियां पढ़ते समय भी ऐसे लग रहा है कि मुक्तिबोध की परछाई धूमिल में दिखाई पड़ रही है। पतझड़ नाम से एक कविता उन्होंने लिखी जिसमें उन्होंने जनवाद और जनसंघ दोनों को एक जगह बांधने का प्रयास किया, और पंक्ति आपने देख ली। इसके अतिरिक्त क्रांति की संभावनाओं पर भी उसे विश्वास नहीं है। यहाँ के प्रसंग लोगों के लिए किसी अबोध बच्चे के हाथों की जूजी है। देख रहे हैं आप कि क्रांति की संभावनाओं पर उसे विश्वास नहीं, कि क्रांति ही हर एक चीज का सॉल्यूशन है या फिर समाधान है। लिखते हैं कि यहाँ के प्रसंग लोगों के लिए किसी अबोध बच्चे के हाथों की जूजी है। रह गया नक्सलवाद। संसद से सड़क तक में नक्सलवाड़ी पर एक कविता है। इसके बाद इनकी जो कविता है पटकथा में कवि लिखता है, जिन पंक्तियों को हमने पीछे भी पढ़ा था कि भूख से रिरियाती हुई हथेली का नाम गया है और भूख से तनी हुई मुट्ठी का नाम नक्सलबाड़ी है। ये किसमें लिखा गया है? पटकथा नामक जो कविता है। इसी तरीके से कविता इन्होंने कल सुनना मुझे में श्री काकुलम पर स्वतंत्र रूप से लिखी है। एक कविता में छापामार दस्ते की याद दिलाता है और अंधेरे में एक युवा व्यक्ति गुम हो जाता है। अन्यत्र वह कहता है, और शब्द जहां सक्रिय हैं, भूख का सिलसिला छापा मार सीटियां बजाने लगा है। तो इस तरीके की पंक्तियों को आप देखेंगे तो मुक्तिबोध आपको याद आने लगेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको याद करना है ये सब धूमिल की पंक्तियां हैं। जाहिर है नक्सलवाद के प्रति उसकी सहानुभूति है। कुछ दिनों तक नक्सलवाद एक सार्थक आंदोलन माना जाता था। यदि धूमिल की उससे सहानुभूति है तो इसे अन्यथा सिद्ध करने के लिए बौद्धिक व्यायाम की क्या आवश्यकता है, यानी कि ज्यादा इस पे विचार नहीं करना चाहिए। आगे लिखते हैं कि धूमिल के मोचीराम का जिक्र किए बिना धूमिल प्रकरण अधूरा रहेगा। यानी कि मोचीराम नाम की कविता काफी धूमिल की फेमस है और आपके पाठ्यक्रम में भी लगी हुई है, तो हम इस पर बात करेंगे। और बच्चन सिंह का भी ये मानना है कि अगर मोचीराम कविता पर हम बात नहीं किए तो इसका मतलब है कि धूमिल पर हमने आधा अधूरा ही बात किया है। लिखते हैं कि कदाचित यह उनकी सर्वोत्तम कविता है
निहायत संयमित और निहायत प्रभावशाली जटिल व्यापारों और बिंबों से गुथी हुई है। तो मोचीराम कविता की विशेषता आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि जब कविता हम पढ़ेंगे तो वहां पर आपको बिंबों को ध्यान में रखना है, जटिल व्यापारों को ध्यान में रखना है और कितनी संयमित होकर प्रभावशाली ढंग से इस कविता को लिखने का प्रयास धूमिल ने किया है। आगे है कि उनके अपने अन्वेषित मुहावरे यहाँ भी हैं, उनकी चमक भी है, पर ये अलग से नहीं चमकते, पूरी कविता को चमकाकर उसी में चमकते हैं, कविता के भीतर ही। बातचीत की शैली में यह भी एकालाप है, बौखलाए हुए आदमी का एकालाप नहीं, पेशे से जुड़े हुए आदमी का एकालाप है। मोचीराम कविता जब हम पढ़ेंगे जिसमें कि वो हर आदमी को एक जोड़ी जूता के रूप में देखते हैं, और ये जो कविता है ये बातचीत की शैली में, ऐसे लगेगा कि कोई व्यक्ति किसी से बातचीत कर रहा है, और यह भी एकालाप है, बौखलाए हुए आदमी का एकालाप नहीं, पेशे से जुड़े हुए आदमी का एकालाप है। बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है। कई बार हम एकालाप अपने से करते हैं जब हम बौखलाए व्याकुल रहते हैं या फिर संकट की स्थिति में रहते हैं, संघर्ष की स्थिति में रहते हैं या फिर परेशान रहते हैं, तब हम एकालाप करते हैं, यानी कि दुख के क्षण में रहते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसी बात नहीं है, बल्कि एकालाप एक ऐसा व्यक्ति कर रहा है जो कि खुद किसी पेशे से जुड़ा हुआ है, और नाम उसका उसका जो पेशा है वो मोची का पेशा है। मोचीराम नाम से कविता भी उन्होंने लिख दी है। पेशे में छिपे एक अदद इंसान के प्रति कूल खड़े आदमी के खिलाफ भाषा का हस्तक्षेप कविता बन जाती है। तो मोचीराम कविता धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठने लगी होगी कि आखिरकार वो किस पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। मोचीराम के औजारों के पास शब्द हैं, वे बोलते हैं, वे कहीं ना कहीं आदमी बनने की तमीज भी सिखाते हैं। मोचीराम के औजारों के पास, अगर आपने कभी जूता इत्यादि पॉलिश करवाने का प्रयास किया होगा या फिर जूता चप्पल सिलवाने का प्रयास किया होगा, तो मोची के पास अनेक हथियार औजार होते हैं, उनको भी आपने देखा होगा। नहीं देखा होगा तो इस कविता, इस लेक्चर के बाद आप जरूर देखिएगा, क्योंकि जब को रिलेट करके आप चीज़ों को पढ़ेंगे तो याद करने की जरूरत नहीं है। एक हमारे विद्यार्थी ने लिखा कि सर हम आदिकाल पढ़ते हैं तो आधुनिक काल की कभी भूल जाते हैं, आधुनिक काल पढ़ते हैं तो आदिकाल को भूल जाते हैं, भक्ति काल को पढ़ते हैं तो रीतिकाल भूल जाते हैं। तो ये भूलने की जो प्रवृत्ति है, जब आप किसी भी विषय को लोड लेकर पढ़ेंगे तो फिर चीज़ें आपको भूलेंगी। आप अगर इसको स्थायी रूप से आराम से रुक रुक कर पढ़ रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी में उन्होंने कमेंट भी लिखा कि शुरुआत की वीडियो आप कि मैंने देखी तो आप रुक रुक कर पढ़ा रहे थे ना, उन्होंने थोड़ा अच्छा शब्द का प्रयोग किया, हकलाने के स्थान पर उन्होंने रुक रुक का प्रयोग किया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं तो वैसे बोलने में भी काफ़ी संकोची प्रवृत्ति का विद्यार्थी था अपने जीवन में, लेकिन अब इस पेशे में आया हूँ तो बोलने का ही पैसा मिलता है तो बोलना तो पड़ेगा ही। और मोबाइल के सामने बैठकर कोई वीडियो लेक्चर तैयार करना आसान नहीं होता है। एकांत, मैं देखिए एक तरीके से एकालाप कर रहा हूँ, लेकिन मेरे सामने हमारे 60,000 विद्यार्थी मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, तो इसीलिए लग रहा है कि मैं संवाद कर रहा हूँ, लेकिन यथार्थ में आप देखेंगे तो जितने भी यूट्यूब पर पढ़ाने वाले लोग हैं वो सारे लोग एकालाप ही करते हैं। कमेंट्स कर कर आपको आप सब बताइएगा कि क्या आपको सही में ये एकालाप लग रहा है या फिर आपको मेरी बातें संप्रेषित हो रही हैं। आपको लग रहा है कि हमने धूमिल पर बहुत कुछ पढ़ा था, तमाम जगहों पर पढ़ा था, लेकिन आज कुछ नई दृष्टि, नया ज्ञान मिला हुआ है, जरूर बताइएगा। देखिए हम मोचीराम पर बातचीत कर रहे थे कि जो मोचीराम के पास औजार हैं, उसके पास शब्द हैं, वे बोलते हैं, वे कहीं ना कहीं आदमी बनने की तमीज भी सिखाते हैं। मोचीराम का वसंत पेशे से जुड़कर अद्भुत, अपूर्व और अद्वितीय हो जाता है। वह जीने का सही तर्क पेश करता है उसके प्रभाव में। तो रामनामी बेचकर या रंडियों की दलाली करके रोजी कमाने में कोई फर्क नहीं। जब अंत में चुप और चीख के अंतर्विरोधों का एक ही फर्ज बयान करता है तो कहना पड़ता है कि तू मोची नहीं शायर है। ये देखिए पंक्ति पूछी जा सकती है कि किसकी, तो धूमिल की है। इसी तरीके से जो उनकी अन्य कविता है पटकथा, पटकथा में इसकी जटिलता नहीं है बल्कि एक प्रकार की सपाटता है। जब मोचीराम आप पढ़ेंगे तो वहां पर जटिल व्यापारों का प्रयोग किया गया है, आपको थोड़ा सा वक्त लेकर पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। लेकिन पटकथा कविता पढ़ेंगे तो उसमें सपाट बयानी ज्यादा है। सपाट बयानी शब्द का प्रयोग खासतौर से जब आप द्विवेदी युग पढ़ेंगे, इसी को एक नया शब्द बोला जाता है इतिवृत्तात्मक। ठीक है, ये दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो पटकथा नामक जो कविता है उसमें एक तरीके से सपाट बयानी
शैली का ही प्रयोग किया गया है। धूमिल ने जिन मुहावरों को प्रयोग किया है वे नए और टटके ही नहीं है बल्कि धक्का मार भी हैं। और ये धक्का मार जो शब्द है वो बीट जो साहित्य है उसी से जुड़ा हुआ है। हाँ हाँ मैं कवि हूँ, कवि यानी भाषा में भदेश हूँ। हाँ हाँ मैं कवि हूँ, कवि यानी भाषा में भदेश हूँ। ये पंक्ति धूमिल की है। इस भदेश भाषा को कवि अभिजात्य के बगल में खड़ा कर देता है। इस तरह भाषा की एक नई टेक्नोलॉजी विकसित करता है। इसका दूरगामी प्रभाव हिंदी कविता की भाषा पर पड़ा है, पर इसका दुष्परिणाम यह हुआ है कि भाषा के चमत्कार ने कविता को जहां तहां प्रच्छन्न भी कर लिया है। तो ये तो पूरी बातें रहीं बच्चन सिंह की दो किताबों के आधार पर, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास और आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत। अब हम बात कर लेते हैं एक और साहित्यकार हैं, इतिहासकार, जिनका नाम है रामस्वरूप चतुर्वेदी। इन्होंने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास में लगभग एक पेज में, यानी पेज नंबर 270 अगर आप लोग के पास किताब होगी तो खोज कर जरूर देखिएगा, उसमें थोड़ा सा धूमिल पर विचार किया है और लगभग आप देखेंगे कि कुछ बातें दोहराई हुई सी प्रतीत होंगी। तो मैंने जो कुछ पाया उसको हूबहू प्रस्तुत करने का प्रयास किया बिना दोहराव को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि दोहराव भी कई बार जरूरी होता है परीक्षाओं के लिए। तो इस किताब में उन्होंने लिखा है कि प्रत्यक्ष अनुभव या सीधी अभिव्यक्ति के बाद सपाट बयानी का दौर आता है, जिसकी शुरुआत धूमिल के काव्य संकलन संसद से सड़क तक से मानी जा सकती है। यानी कि धूमिल के काव्य संकलन से सपाट बयानी के दौर की शुरुआत मानी जा सकती है। राजकमल चौधरी के साथ धूमिल इस दौर के सर्वाधिक चर्चित कवियों में है। देखिए, राजकमल चौधरी का यहाँ भी जिक्र हो गया है। यह ठीक है कि सपाट बयानी का प्रयोग दोनों के यहाँ अलग अलग उद्देश्यों के लिए होता है। राजकमल अकविता आंदोलन से जुड़कर यौन जीवन के चित्रण को केंद्र में रखते हैं, जबकि धूमिल ने बराबर सामाजिक यथार्थ के विविध विषम पक्षों को अपनी कविता में उभारा है। देखिए, दो कवियों की यहाँ पर तुलना की गई। अब बहुत सारे विद्यार्थी हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं जो कि ये चाहते हैं कि वो पीएचडी करें। ठीक है, पीएचडी करें तो उनके लिए एक टॉपिक यहाँ पर मिल गया। आप कर सकते हैं कि राजकमल चौधरी और धूमिल की कविताओं का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं आराम से। ठीक है, और करने से पहले आपको इनकी कविताओं को पढ़ना पड़ेगा और जो भी समानता असमानता है उसको एक जगह रखना पड़ेगा। तो हो सकता है कि बहुत सारे विद्यार्थी जो अंत तक मुझे सुन रहे हैं उनको एक पीएचडी का टॉपिक मिल गया होगा, और जो स्किप करके उनको लग रहा होगा कि मैं रुक रुक कर पढ़ा रहा हूँ, तो वो हो सकता है कि जीवन भर रुके ही रह जाए, कहीं कहीं स्टॉप लग जाएगा। इसलिए विश्वास करके पूरी वीडियो आप देखें तो आपको बहुत कुछ मिल सकता है। ठीक है, तो राजकमल चौधरी और धूमिल की कविताओं का आप तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ पर बताया भी गया कि राजकमल चौधरी जो कि अकविता आंदोलन से जुड़कर यौन जीवन के चित्रण को केंद्र में रखते हैं और धूमिल ने सामाजिक यथार्थ को रखा हुआ है। लिखते हैं कि अपने संकलन के मुखबंध में ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि एक सही कविता पहले एक सार्थक वक्तव्य होती है। यह कथन इसी लेक्चर में आपको ऊपर आ चुका है, तो इतनी बार बताया जा चुका है, तो ये कथन आपको बिल्कुल याद हो गया होगा कि एक सही कविता पहले एक सार्थक वक्तव्य होती है। पेपर और प्रश्न इन्हीं किताबों से ही बनते हैं, कहीं अलग से नहीं आते हैं। तो ये कथन आप ध्यान में रखिए। धूमिल का संकलन संसद से सड़क तक अपनी तल्खी और चुस्त मुहावरेदानी के कारण नई पीढ़ी में बड़ी रुचि के साथ पढ़ा गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बार बार एक बात कही जा रही है, नए भाषा का विकास यानी नवोन्मेष शालिनी भाषा का प्रयोग और नए मुहावरे शब्द का बार बार प्रयोग धूमिल के साथ किया जा रहा है। तो मान लीजिए सवाल पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से नई भाषा और नए मुहावरे का प्रयोग किस कवि के संदर्भ में किया गया है, तो धूमिल अगर विकल्प में है तो एक बार वहां पर आप देख सकते हैं। और अंत में जो है कि संसद और सड़क दोनों पर कवि की टिप्पणियां समकालीन जीवन यथार्थ का सीधा वर्णन करती हैं। तो जब हम रोटी और संसद नाम की कविता पढ़ेंगे तो उसमें और बातें क्लियर हो जाएंगी, जिसमें 3 व्यक्तियों की चर्चा की गई है। तो उम्मीद है कि आज के वीडियो लेक्चर के बाद
धूमिल के काव्य सौंदर्य, काव्य विशेषताएं, उनकी काव्य प्रक्रिया और रचना प्रक्रिया से आप सभी भली भांति परिचित हो गए होंगे। और साथ में आधुनिक काल के संदर्भ में दो महत्वपूर्ण आलोचकों के विचार धूमिल के बारे में क्या रहे हैं उससे भी परिचित हो गए होंगे। तो कमेंट्स कर जरूर आप सभी बताइएगा, और बाकी गंभीरता के साथ और अच्छे से दिसंबर की तैयारी कीजिए, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट्स करते हैं कि वो कई बार परीक्षाएं दे चुके हैं, वो होपलेस हो चुके हैं। तो होपलेस नहीं होना है, एक बार फिर से कमर कसना है, और अगर आप जिस चीज़ को प्राप्त करना चाहें लगातार लगे रहें तो वो आज नहीं तो कल मिलेगी। मेरा अनुभव रहा है कि हमारे साथ बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी थे जो जेआरएफ के लिए बार बार परीक्षा दे रहे थे और उनका नेट निकलता था, और जेआरएफ तो नहीं हुआ लेकिन उनकी नौकरी लग गई। वो कहीं ना कहीं आज असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम भी कर रहे हैं। तो जो तैयारी होती है, जाहिर सी बात है कि हम लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं हिंदी की उपयोगिता को लेकर। ज्ञान की बातें तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें अपने करियर के रूप में हिंदी को चुनना है और परीक्षाओं को पास करना है तो इस हिसाब से भी देखना पड़ेगा। उम्मीद है कि लगातार आप सभी जुड़े रहेंगे और इस चैनल को अपने दोस्तों तक पहुंचाएंगे, उनको बताएंगे भी कि ये भी एक चैनल है जो कि तैयारियों से संबंधित है। तो इसी तरीके से लगातार जुड़े रहिए और बाकी जुड़कर हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।